अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे? डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एमडीकेट के लिए जो बायोलॉजी करिकुलम है उस करिकुलम को इंशाल्लाह हम सीक्वेंशियली कवर करेंगे। और आज के इस पहले टॉपिक में हम पढ़ेंगे वायरल डिजीज़ के बारे में कि कौन कौन सी डिजीज़ है जो वायरसेस की वजह से होती है, उसकी काजेस क्या होते हैं, वायरसेस के नाम क्या होते हैं, ये वायरसेस जो है ना इसकी ट्रांसमिशन किस तरह होती है, डिजीज़ बीमारियों के अलामात क्या होते हैं। इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अप्रिसिएशन के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं वायरसेस के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि वायरसेस जो है ना ये एसेलुलर पार्टिकल होते हैं, मतलब वो पार्टिकल्स होते हैं जिसके अंदर या तो डीएनए होगी या आरएनए होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है। इसके अलावा जितने भी वायरसेस होते हैं वो लिविंग भी इसको हम कह सकते हैं, नॉन लिविंग भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जब तक कि इसको होस्ट नहीं मिलता ये अपने आप को रिप्लिकेट नहीं कर सकता, तो ये नॉन लिविंग होता है। लेकिन अगर इसको होस्ट मिल जाता है तो ये लिविंग हो जाता है, ये अपने जेनेटिक मटेरियल को कॉपी करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये तो वायरसेस है। अब पढ़ते हैं डिजीज़ के बारे में, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो बीमारी आती है इस लेक्चर में वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस हम किसको कहते हैं? हेपेटाइटिस जो है ना स्पेशली हेपेटोसाइट्स का इन्फ्लेमेशन होता है। जब भी हमारे हेपेटोसाइट्स के अंदर कोई सोजिश पैदा हो जाती है उसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस। और ये आप सबको पता होगा कि हेपेटोसाइट्स जो होते हैं ये लीवर सेल होते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जब भी लीवर के अंदर, जिगर के अंदर कोई सोजिश हो जाता है उसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस। अब वो वायरसेस जिसकी वजह से हेपेटाइटिस होता है वो 5 किस्म के वायरसेस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे लीवर के अंदर सोजिश पैदा हो जाती है। उनमें से सबसे पहला वायरस आता है हेपेटाइटिस ए वायरस, दूसरा आता है हेपेटाइटिस बी वायरस, तीसरा आता है हेपेटाइटिस सी वायरस, चौथा आता है हेपेटाइटिस डी वायरस और पांचवा आता है हेपेटाइटिस ई वायरस। सबसे पहला जो है ना हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस के अंदर आरएनए होती है, ठीक है, और ये नॉन एनवेलप होती है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वायरसेस का जो जेनेटिक कोर होता है, जेनेटिक मटेरियल होती है जिसके अंदर आरएनए होगी या आरएनए होगी, इसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कोट सराउंड हुआ होता है जो वो जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन देता है, और इसी कोट को हम कहते हैं एनवेलप, ठीक है, जो ये बना हुआ होता है प्रोटीन से। तो कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिसके आउटर सरफेसेस पे ये एनवेलप होता है, तो इसको हम कहते हैं एनवेलप वायरसेस। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिसके आउटर सरफेस पे एनवेलप नहीं होता, इसको हम कहते हैं नॉन एनवेलप वायरस। सबसे पहले जो है हेपेटाइटिस ए वायरस है, इसके अंदर आरएनए होती है और ये नॉन एनवेलप होता है, मतलब इसके आउटर सरफेस पे प्रोटीन कोट नहीं होता। दूसरा जो वायरस आता है जो ओनली एक्सेप्शन होता है हेपेटाइटिस वायरसेस में वो है हेपेटाइटिस बी वायरस, क्योंकि इसके अंदर डीएनए होती है और वो भी एनवेलप डीएनए होती है। बाकी जितने भी होते हैं हेपेटाइटिस वायरसेस इसके अंदर आरएनए होती है। थर्ड नंबर पे आता है हेपेटाइटिस सी वायरस, इसके अंदर भी आरएनए होती है और ये एनवेलप आरएनए वायरस होता है। चौथे पे आता है हेपेटाइटिस डी वायरस, इसके अंदर भी आरएनए होती है और ये एनवेलप आरएनए होती है। और लास्ट में आता है हेपेटाइटिस ई वायरस, ये भी आरएनए वायरस होता है लेकिन इसके ऊपर एनवेलप नहीं होता। अब इसकी ट्रांसमिशन किस तरह होती है? जितने भी हेपेटाइटिस वायरसेस होते हैं इनमें से कुछ जो है ना वो थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर ट्रांसफ़र होंगे, मतलब अगर हम गंदा खुराक खाते हैं या गंदा पानी पीते हैं तो इसी की वजह से हो सकते हैं, कुछ के और रूट्स पे हैं, हम इसको पढ़ते हैं। हेपेटाइटिस वायरस की जो ट्रांसमिशन होती है थ्रू ब्लड कंटेक्ट भी होती है। ब्लड कंटेक्ट का मतलब ये कि अगर एक किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी, या किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस सी है और इस पेशेंट के ब्लड के साथ आप एक्सपोज होते हो, ठीक है। अब किस तरह आप एक्सपोज हो सकते हो? ये पेशेंट आपको ब्लड भी डोनेट कर सकता है। अगर आप इस पेशेंट से ब्लड लेते हो, अपने आप को ट्रांसफ्यूज कर देते हो, तो आपको ये हेपेटाइटिस बी सी हो सकता है। या अगर इस पेशेंट से आपने ब्लड लिया है सिरिंज के अंदर और उस सिरिंज से आप अपने आप को प्रिक कर देते हो, तब भी आपको यह वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है।
इसके अलावा बार्बर हाउसेस के अंदर अगर आपको गंदे ब्लेड से या जो कंटेमिनेटेड ब्लेड होता है उसी से आपको प्रिक लग जाती है, तब भी आपको ये वायरसेस ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस वायरस की ट्रांसमिशन थ्रू सलेवा भी हो सकती है, लुगाब के ज़रिए भी हो सकती है। 2 वायरसेस हैं हेपेटाइटिस के अंदर, हेपेटाइटिस ए वायरस एंड हेपेटाइटिस ई वायरस। ये दोनों वायरसेस जो है ना कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर के ज़रिए ट्रांसफ़र हो सकते हैं। बाकी जो वायरसेस हैं हेपेटाइटिस बी, कंटेमिनेटेड वाटर एंड कंटेमिनेटेड फूड, बाकी जो वायरसेस हैं हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस, ये आपको ब्लड कंटेक्ट के ज़रिए ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको सेक्सुअल कंटेक्ट के ज़रिए ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अनसेफ सेक्सुअल कंटेक्ट करते हो तो इसकी वजह से भी ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसप्लेसेंटली, मतलब ये कि प्लेसेंटा के ज़रिए मदर से ये वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है उसके फीटस को, इसके बच्चे को, जब वो यूट्रस के अंदर होता है। तो ये रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन है हेपेटाइटिस वायरसेस की। इसके अलामात क्या होते हैं? अगर आपको हेपेटाइटिस हो जाता है, लीवर के अंदर सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है हेपेटोसाइट्स के अंदर, तो पेशेंट को मसला होगा लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख नहीं लगेगा। ठीक है, भूख लगने में कमी आ जाएगी, उसको खुराक की मतलब उसको वो फीलिंग्स कम हो जाएगी और वो खुराक ठीक तरह से नहीं करेगा। इसके अलावा पेशेंट को जॉन्डिस होगा, जिसको हम यरकान कहते हैं, स्क्लीरा के अंदर येल्विश आ जाती है। ठीक है, आइज़ येलो कलर के हो जाते हैं। इसके अलावा स्किन का कलर येलो हो जाता है। ठीक है, ये जॉन्डिस के सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा नोज़िया हो सकती है, दिल का ख़राब होना, उसको उल्टियाँ आ सकती है या उल्टियाँ कर भी सकता है, वोमिटिंग भी हो सकती है। और इसके अलावा एब्डोमिनल पेन, पेशेंट को जो है ना यहाँ पर राइट साइड में चूँकि लीवर होता है, लीवर के अंदर ये मसला होता है, तो इसको राइट इलियक फोसा के अंदर राइट लंबर रीजन के अंदर उसको पेन महसूस होगा, एब्डोमेन के अंदर पेन दर्द महसूस होगा। दूसरे नंबर पर बीमारी आती है, डिजीज़ आती है एड्स। एड्स जो है ना एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये वो बीमारी है जिसमें डिफरेंट डिजीज़ मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ एक साथ मिल जाती हैं और उसी से जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं एड्स। इसका जो एब्रीविएशन है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। इस बीमारी में हमारा जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम होता है ये कमज़ोर हो जाता है, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, डेफिशिएंट हो जाता है, फंक्शनलेस हो जाता है या ठीक तरह से एक्टिवेट नहीं होता। तो जब भी हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, उसको उसकी झगड़ा करने की सलाहियत कम हो जाती है, तो हमें आसानी से बीमारी हो जाएगी, हो सकती है, क्योंकि पैथोजन को मौका मिल जाता है और वो हमें बीमार कर देता है। एड्स जो है ना किस वजह से होता है? ये एक वायरस की वजह से होता है जिसको हम कहते हैं HIV वायरस। ठीक है, ये वायरस जो होता है ये RNA एनवेलप वायरस होता है, मतलब इसके जेनेटिक कोर के ऊपर भी ये एनवेलप लेयर होता है, मौजूद होता है, जो स्पेशली प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं? यहाँ पर मैंने लिखा है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। एड्स में जो है ना जिस पेशेंट को भी एड्स हो जाता है तो उसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब ये कि जरासीमों को, पैथोजेंस को, माइक्रोब्स को मौका मिल जाता है और उसी मौका मिलने की वजह से वो हमें बीमार कर देता है। क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे स्किन के ऊपर, हमारे GIT के ऊपर पैदाइशी नॉर्मल फ्लोरा मौजूद होती है। पैदाइशी हमारे जिस्म के ऊपर बहुत सारे जरासीम मौजूद होते हैं जो हमें फ़ायदा देता है, लेकिन जब भी हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाए तो इन्हीं जरासीमों की वजह से हमें बीमारी होती है और ये जो बीमारी होती है, जो इन्फेक्शन होता है, इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अच्छा, इसके अलामात क्या होंगे? ये याद रखिए, जिस बंदे को भी एड्स होता है तो स्टार्ट में ये सिम्टमलेस होता है, इसके अलामात बहुत कम होते हैं। अगर अलामात आ भी जाते हैं तो इसमें फ़ीवर, बुखार हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है। ठीक है, थ्रोट या गले में दर्द हो सकता है, वेट लॉस होगा। ठीक है, वज़न में कमी आ जाएगी, डायरिया हो सकता है, दस्त हो सकता है, कांसी हो सकती है, कफ आ सकता है, स्किन रेशेस, हमारे स्किन के ऊपर रेशेस आ सकते हैं। ठीक है,
स्वॉलन लिम्फ नोड्स, हमारे बॉडी के अंदर जो लिम्फ नोड्स है जो हमें एक ख़ास किस्म का प्रोटेक्शन देता है, फिल्ट्रेशन करा देता है, और ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर होते हैं। तकरीबन 600 से ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर लिम्फ नोड्स होते हैं। जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो ये लिम्फ नोड्स स्विल जाते हैं, इसमें सोजिश आ जाती है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। आप अपने देखे होंगे कि नेक के अंदर वो जो है ना वो आ जाते हैं, आपको बाकायदा महसूस होता है, ठीक है, सिस टाइप का होता है। यहाँ पर आ सकता है, एक्जिला के अंदर आ सकते हैं, ग्रोइंस के अंदर आपको ये स्वॉलन लिम्फ नोड्स देखने को मिलेंगे अगर किसी बंदे को एड्स होगा, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे काजेज़ हो सकते हैं लिम्फ नोड्स स्विलिंग की। 3rd नंबर पे आता है मीज़ल्स। मीज़ल्स जो होता है ये RNA इन्वेलप वायरस होता है, ठीक है। इससे जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं मीज़ल, जिसको हम खसरा भी कह सकते हैं। इसके अलामात क्या होते हैं? अब याद रखिएगा जिस बंदे को भी मीज़ल होती है तो मीज़ल के मतलब स्पेसिफिक सिम्टम्स आने से पहले उसको प्रोड्रूमल पीरियड आ जाता है। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स अलामात क्या होते हैं? उसको कफ होगा, उसको रनी नोज़ होगा, ज़ुकाम लग जाएगा, उसको बुखार होगा, ठीक है, उसको हेडेक होगा। ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। कुछ ही दिनों के बाद उसके स्किन के ऊपर रैशेस आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना बुखार होता है पेशेंट को, उसको रनी नोज़ होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है, हमारे आंखों के अंदर जो कंजक्टाइवा है यहाँ पर भी सोजिश आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, कफ भी होता है और स्किन के ऊपर रेशेस भी आ जाते हैं। इसकी ट्रांसमिशन किस तरह होती है? ये वायरस हमें ट्रांसफ़र किस तरह होगा? थ्रू नेज़ल और थ्रोट सिक्रीशन। अगर किसी बंदे को मीज़ल्स है और ये पेशेंट आपके सामने कफ कर देता है और उसके ड्रॉप्स आपके मुंह पे गिर जाते हैं या आप उसको इनहेल कर देते हो, तो इसी तरह इसी ड्रॉप्स के अंदर ये वायरस होगा और ये बीमारी आपको ये वायरस आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो बाद में आपको बीमार करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ना कफ के ज़रिए हो सकती है या माउथ कंटेक्ट। अगर आप इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ माउथ कंटेक्ट में आ जाते हो तो इसी माउथ कंटेक्ट की वजह से भी ये वायरस ट्रांसफ़र होगा। चौथे पे आता है डिज़ीज़ मम्प्स। मम्प्स जो है ना ये भी एक बीमारी है जो मम्प्स वायरस की वजह से होती है, और ये वायरस जो है ना ये भी RNA इन्वेलप वायरस है। बीमारी का नाम क्या होता है? बीमारी का नाम भी मम्प्स होता है। इसकी ट्रांसमिशन किस तरह होती है? थ्रू सलेवा। सलेवा के ज़रिए ये वायरस आपको ट्रांसमिट या ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। जब भी आप सलेवा इन्फेक्टेड पेशेंट के सलेवा के साथ कांटेक्ट में आ जाते हो तो ये आपको ट्रांसफ़र होगा। इसके अलामात क्या होते हैं मम्प्स के? एक तो बुखार होगा, दूसरा जो है ना मायल्जिया, मस्कुलर पेन, मसल्स पेन भी पेशेंट को होगा मम्प्स बीमारी की वजह से। इसके अलावा हेडेक, सर दर्द भी हो सकता है। पैरोटिड स्वेलिंग, हमारे माउथ के अंदर पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, कुछ ऐसे सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलेवा बनाते हैं, ठीक है। इनमें से एक पैरोटिड ग्लैंड भी होता है जो ये सलेवा बनाता है, सलेवा प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर भी जो है ना स्वेलिंग हो जाती है और पैरोटिड ग्लैंड जो है ना वो स्वेल हो जाता है, उसका साइज़ बढ़ जाता है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। 3rd पे आता 5 नंबर पे आता है, 5वें नंबर पर पोलियो वायरस। पोलियो वायरस जो होता है ये भी RNA नॉन इन्वेलप वायरस होता है। इससे कौन सी बीमारी होती है? इससे बीमारी होती है पोलियो माइलाइटिस, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा पोलियो ड्रॉप्स भी हम बच्चों को, वैक्सीन भी हम वो पिला देते हैं। पोलियो की ट्रांसमिशन, पोलियो वायरस की ट्रांसमिशन किस तरह होती है? कंटेमिनेटेड फूड एंड कंटेमिनेटेड वाटर। अगर वो गंदा खुराक या गंदा पानी आप पीते हो जिसके अंदर या जिसमें ये पोलियो वायरस होगा, तो इसी गंदा खुराक खाने की वजह से या पानी पीने की वजह से ये पोलियो वायरस हमारे बॉडी में दाखिल हो जाता है, हमें इन्फेक्ट करा देता है और बाद में हमें पोलियो माइलाइटिस की बीमारी हो जाती है। इसके अलामात क्या होते हैं? एक तो पेशेंट को बुखार होगा, फीवर होगा, उसको फटीक होगा, थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होगी, उसको जो है ना वॉमिटिंग होगी, उल्टियाँ आएगी,
उसको स्टिफनेस ऑफ नेक मतलब गर्दन के अंदर सख्ती आ जाएगी, स्टिफनेस आ जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा पैरालिसिस हो सकता है, बंदा जो है ना वो अफाहिज भी हो सकता है, उसका एक हाथ या पाँव काम भी छोड़ सकता है, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है, ये पोलियो वायरस की वजह से होता है। छठे नंबर पे आता है हर्पीज़। हर्पीज़ जो है ना ये डीएनए इन्वेलप वायरस है। इससे जो बीमारी होती है इसको हम कहते हैं हर्पीज़। अब हर्पीज़ के जो है ना 2 किस्म होते हैं। एक जो है ना हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 एंड टाइप 2। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो हमारे माउथ के ऊपर छाले पड़ सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे जेनिटल ट्रैक के ऊपर वो छाले पड़ सकते हैं, ज़ख़म पड़ सकता है। इसकी जो ट्रांसमिशन होती है किस तरह होती है, थ्रू कंटेक्ट विद सोर। अगर आप पेशेंट के ज़ख़म के साथ आपके हाथ लग जाते हैं या आपका मुंह लग जाता है, माउथ लग जाती है, तो इसी की वजह से भी ये वायरस ट्रांसफ़र होगा। सलेवा के ज़रिए भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। लुगाब के ज़रिए या अगर आप उसके जेनिटल ट्रैक के साथ टच में आ जाते हो, उसको आप एक्सपोज हो जाते हो, तब भी ये वायरस आपको ट्रांसफ़र होगा। इसके बाद आता है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है ये आरएनए इन्वेलप वायरस होता है, ठीक है। इसके अंदर आरएनए होती है और आरएनए के आउटर सरफेस पे ये इन्वेलप होता है। इससे जो बीमारी होती है उसको हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं। इसकी ट्रांसमिशन किस तरह होती है, कफ के थ्रू हो सकती है, कांसी के ज़रिए या स्नीज़ के ज़रिए हो सकती है। इसके अलामात क्या होते हैं, रनी नोज़ हो सकता है, ठीक है, ज़ुकाम हो सकता है, बुखार हो सकता है, सर दर्द भी आ जाता है इन्फ्लुएंजा अगर किसी बंदे को हो जाता है, और साथ में सोर थ्रोट, गले में दर्द भी पेशेंट को हो सकता है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा की वजह से। अब इनमें से कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिसको हम थ्रू वैक्सीन प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको फैलने से बचा सकते हैं, ठीक है। उनमें से एक होता है हेपेटाइटिस बी वायरस। इसके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है, हम लगा सकते हैं और ह्यूमन या इंडिविजुअल को हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस का भी वैक्सीन मिलता है, उसके ज़रिए भी हम हेपेटाइटिस ए को रोक सकते हैं। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा के लिए भी वैक्सीन मिलता है, वो भी हम लगाते हैं बच्चों को। मीज़ल्स के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है और मम्स के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था वायरल डिजीज़ के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इससे कुछ सीखा हो, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।